नमस्ते सभी को। मित्रों, वैचारिक मंथन यूट्यूब चैनल पर मैं आपका साथी आशीष चौरसिया आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, अक्सर हम हमारे इस चैनल पर लाइव आते हैं और दर्शकों के साथ समसामयिक विषयों पर चर्चाएं किया करते हैं। उन्हीं में से एक चर्चा का एक हिस्सा मैं आज आप लोगों के समक्ष रख रहा हूं। आप सब भी सुनिए एवं निर्णय लीजिए। तो सिनेमा के विषय में यही था, आप लोगों को बताना था कि किस तरीके से क्या क्या चीजें हुई हैं। और जितने भी लोग ओपनहाइमर को ये समझ के सोच रहे हैं कि भैया ओपनहाइमर में जैसे कि रियल जो ओपनहाइमर थे वो भागवत गीता को मानने वाले थे। भागवत गीता को मतलब उस तरीके से नहीं, धार्मिक ग्रंथ के रूप में नहीं मानते थे, आध्यात्मिक ग्रंथ के रूप में मानते थे, जिससे उन्हें आध्यात्मिक या फिर मेंटली शांति मिली थी। ठीक है, या फिर उनको प्रेरणा मिली थी अ, परमाणु बम, एटॉमिक बम बनाने की। मतलब ऐसा नहीं कि उनको परमाणु बम बनाने का फार्मूला उसमें मिल गया था। कुछ लोग ये कहते हैं कि भगवत गीता में उन्हें परमाणु बम बनाने का फार्मूला मिल गया था। अगर ये कहा जाता है कि भैया उन्हें भगवत ये परमाणु बम बनाने की प्रेरणा मिली थी, तो इसका मतलब ये नहीं कि उनको फार्मूला मिला था भगवत गीता में परमाणु बम बनाने का। उनको वो सपोर्ट मिला था जिस टाइम पे। आप समझिए, उनकी कंडीशन देखिए कि भैया परमाणु बम बनाएंगे तो वो कई लोगों की मृत्यु का कारण बनेगा। हिरोशिमा, नागासाकी, ये सब तो देख ही रहे हैं। तो हुआ कि अब उसी टाइम पे पर्ल हार्बर वाला भी केस हुआ था, तो उन पे प्रेशर था। अगर वो ना बनाते तो जर्मनी बना लेता, हिटलर बना लेता। हिटलर बना रहा था। अ, उनका नाम बड़ा अच्छा है, मुझे याद नहीं आ रहा, वो साइंटिस्ट का। उस पे एक सीरीज है, द हैवी वाटर वॉर करके एक वेब सीरीज है। बहुत ही बोरिंग है, लेकिन अगर आप इतिहास की समझ रखते हैं तो आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से अमेरिका और जर्मनी में लड़ाई चल रही थी। एक जासूसी लड़ाई चल रही थी एटम बम बनाने के लिए। तो उसी तरीके से हुआ कि अगर वो ना बनाते, अगर ओपनहाइमर ये परमाणु बम ना बनाते, तो ये जर्मनी बनाता, और जर्मनी बनाता तो वो उसका मिसयूज करता। उनके हिसाब मतलब सही बात है, काफी हद तक के मिसयूज करता। हालांकि अमेरिका ने भी किया, ठीक है, लेकिन जो भी है, तो मिसयूज करता। तो उस कंडीशन में, और कुछ ऐसी ही कंडीशन थी अर्जुन जी के सामने। तो उस वक्त श्री कृष्ण जी ने उपदेश दिया था कि तुम अपना कर्म करो। अगर तुम नहीं करोगे, अगर तुम अ, इन्हें इनका संहार नहीं करोगे, तो ये तुम्हारा संहार करेंगे, ये तुम्हारे प्रियजनों का संहार करेंगे। तो ये तुम्हारा है। तो उस तरीके की मेंटल सपोर्ट उनको मिली थी सर ओपनहाइमर को भगवत गीता से। ना कि उनको कोई फार्मूला मिल गया था कि भैया इस तरीके से ये वाला केमिकल ऐसे करेंगे तो परमाणु बम बन जाएगा। तो ये कभी किसी के सामने ना कहिएगा, ये कहिएगा कि मेंटल सपोर्ट या फिर एक आध्यात्मिक सपोर्ट मिला था भगवत गीता से ओपनहाइमर को परमाणु बम बनाने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से चीजें थी। अ, जो मैं ओपनहाइमर के बारे में बता रहा था, आपको थोड़ा सा फिर से शुरू से बताता हूँ कि जिस तरीके से उस दृश्य में एक अंतरंग दृश्य में भगवत गीता को बताया है। ओपनहाइमर ये अ, पता नहीं क्या समझ के क्रिस्टोफर नोलन ने बताया। मेरे हिसाब से तो बताना ही नहीं चाहिए था, बंदे का बड़ा सम्मान करता था भाई मैं, लेकिन उसने ऐसा कर दिया। समझ में नहीं आ रहा कि क्या हुआ। अच्छा, ये क्रिस्टोफर नोलन की कोई पहली घटना नहीं है। एक बार और भी उसने उनकी फिल्म थी ये डंकर्क। आप लोगों में से किसी को पता हो, डंकर्क फिल्म आई थी, उसमें भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर की कहानी बताई गई थी, जिसमें कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिटलर नाजी सेना से लड़ते वक्त अमेरिकी सोल्जर डंकर्क में फंस गए थे। तो वहां पे क्रिस्टोफर नोलन ने एक बहुत बड़ी गलती करी थी, वो भी भारत के ही एंगल से। वो ये किया था कि वो डंकर्क में हिंदुस्तान की भी सेना थी। ठीक है, जो हिंदुस्तान, क्योंकि उस टाइम पे तो रूल कर रहे थे हमारे ऊपर, हम तो गुलाम थे। तो जो हमारे यहाँ से भी सेना गई थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उनकी तरफ से लड़ने के लिए, वो भी भारतीय सैनिक भी वहां पे डंकर्क में फंसे थे, लेकिन उनके बारे में क्रिस्टोफर नोलन ने जिक्र ही नहीं किया, दिखाया ही नहीं है।
किसी भी एक क्या नाम से भारतीय सैनिक को। तो उस तरीके से देखा जाए तो ये भी गलती करी थी। तो परफेक्ट तो नहीं है, हाँ करिश्मा जरूर करते हैं भाई, सिनेमा के मामले में आईमैक्स के बेताज बादशाह हैं वो कह सकते हैं, लेकिन ये चीजें तो गड़बड़ हुई। और पहली बात कि जिस तरीके से उन्होंने भगवत गीता का अपमान किया है, मुझे बड़ा बुरा लगा। पर्सनली मुझे बहुत बुरा लगा। भारत में कई कई लोगों को देख रहा हूँ, कुछ ऐसे च हैं, ठीक है, च मतलब समझ रहे हैं ना क्या है, कि वो केवल मतलब आंधी में उड़े हुए हैं। अरे भैया कुछ देखो, मैंने भी बहुत प्रचार किया था भाई, रिलीज होने से पहले मैंने चैनल पे पोस्ट भी किया था कि भैया इसको ऑस्कर मिलेगा, ऑस्कर में एक न एक ऑस्कर अवार्ड तो जीतेगी, ये वो फलाना ढिमकाना। लेकिन भाई फिल्म देखने के बाद जिस तरीके से उसमें भगवत गीता का अपमान किया गया है, मुझे तो बड़ा बुरा लगा। हालांकि भागवत गीता का एक बार और जिक्र आया है, जब परमाणु बम का परीक्षण होता है, उसके बाद जो किलियन मर्फी रहते हैं, जो कि ओपनहाइमर बने हैं, वो खुद से ही बड़बड़ाते हैं जब वो आग का गोला पूरा वातावरण में दिखता रहता है, बम फूटा रहता है। उस वक्त किलियन मर्फी उस आग आग को आग की लपटों को देख कर कहते हैं कि नाउ आई एम बिकम द डिस्ट्रॉयर इन दिस वर्ल्ड। वही वाला डायलॉग दोबारा बोलते हैं। लेकिन वहां पे वो चीज एकदम ठीक लगता है। लेकिन शुरुआत में जो 20-25 मिनट के बीच में जो दृश्य दिखाया गया है, उसे दिखाने का औचित्य क्या था, ये तो मुझे जरा सा भी नहीं समझ में आता कि भैया क्रिस्टोफर नोलन ने उसे दिखाया क्यों। आखिर उसका कुछ सेंस भी तो बनना चाहिए, क्यों उसको दिखाया कि इस तरीके से, मतलब क्या बताएं। और भारत में होता तो बाइकआउट हो जाता या फिर जो भी होता। लेकिन वहां पे वहां की पब्लिक, अमेरिका की पब्लिक अगर उस पर आपत्ति जताएगी तो ही कुछ बड़ी बात होगी। और अमेरिकी जनता देख रहा हूँ, अमेरिकी जनता में भी मैं किससे उम्मीद लगा रहा था, जो इस्कॉन के लोग हैं वहां पे, वो उस पे अगर आपत्ति जताते बड़ा अच्छा होता। ठीक है, लेकिन पता नहीं वो कानों में डामर डाल के बैठे हैं, वो लोगों ने कुछ आपत्ति नहीं जताई। मुझे तो नहीं दिखा फिलहाल कि उन्होंने आपत्ति जताई है। और वैसे भी यहाँ पे ओपनहाइमर में भगवत गीता का अपमान हुआ। और दूसरी तरफ अगर आप खबर देखते होंगे, अगर ना देखा हो तो आप देख लीजिएगा, हॉलीवुड में सदी की सबसे बड़ी स्ट्राइक चल रही है। हॉलीवुड में हड़ताल चल रहा है। ये भी कहीं ना कहीं भगवत गीता हालांकि वैसा नहीं है, कनेक्शन तो नहीं है, लेकिन कुछ लोगों को हिसाब से कह सकते हैं कि भैया भागवत गीता का अपमान किया, देखिए हॉलीवुड पे कहर आ गया। हुआ ये है कि हॉलीवुड में हड़ताल चल रही है, स्ट्राइक चल रही है बहुत बड़ी। वो किस लिए चल रही है? हुआ यूं है कि जो सबसे पहले तो राइटर लोग इसमें शामिल हुए थे, और फिर उसके बाद एक एक्टर लोग भी शामिल हो गए। फिर उसके बाद धीरे धीरे जितने भी हॉलीवुड कम्युनिटी के हैं, स्टंटमैन या फिर स्पॉट बॉय से लेके जितने भी लोग हैं, वो सब इस हड़ताल में शामिल हो गए हैं। उनका मुख्य मुद्दा ये है, कुछ मुख्य मुद्दे हैं जिनमें से कुछ मुख्य मुद्दे मैं आपको बता रहा हूँ। पहला मुख्य मुद्दा ये है कि भैया पारिश्रमिक हमें नहीं सही से मिल रहा। तो हमें पारिश्रमिक जितना हमें चाहिए, जितना हमें उचित हो, वो पारिश्रमिक मिलना चाहिए, क्योंकि हम जितना मेहनत करते हैं उससे हमें कम मिलता है। क्योंकि लॉकडाउन के बाद से ही, कोरोना महामारी के बाद से ही इस तरीके की समस्याएं आनी शुरू हुई हैं। कंपनी एजेंसियां कह रही हैं कि भैया इस वक्त हम उतने कैपेबल नहीं हैं, महामारी से उठे हैं तो हम ज्यादा किसी को पैसे वगैरह नहीं दे सकते। हम जितना है वो जितना हमको उचित लगता है उतना ही दे पाएंगे, क्योंकि हम भी तंगी से जूझ रहे हैं। वो अपना तर्क दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो स्ट्राइक करने वाले हैं वो कह रहे हैं कि भैया हमको उचित पारिश्रमिक मिलना चाहिए। दूसरी बात, वो कह रहे हैं कि भैया काम का वादा मिलना चाहिए, कि भैया हम काम कर रहे हैं तो कम से कम हमें काम का वादा मिलना चाहिए, कि भैया 10 से 15 दिन या फिर कुछ ऐसा ही उन्होंने एक दिन बताया कि भैया इतने दिनों तक हमें काम के का वादा मिलना चाहिए, कि अगर हमें कोई अपॉइंट करेगा तो हमको इतने दिन तक तो काम मिलेगा। और तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि आपने देखा होगा इन दिनों एआई की बड़ी तबाही आई है। फोटो में एआई चल रहा है,
कोई किसी का भी फोटो लगा के, मतलब किसी भी करेक्टर का फोटो एआई के द्वारा एकदम डिजिटलाइज करके बता दिया जा रहा है कि भैया एआई ऐसा है वैसा है। तो जिस तरीके से एआई की तबाही आई हुई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, तो उसमें हुआ ये है कि नेटफ्लिक्स या फिर कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो एक ऐसा सिस्टम डेवलप कर रही हैं जिनमें के जो एक्टर्स हैं उनकी फेस मैपिंग कर ली जाएगी, और उसके बाद उनके फेस मैपिंग करने के बाद जो उनके शरीर का ढांचा है उसके आधार पे वो उससे एक्टिंग करवा लेंगे और एक्टर की कोई जरूरत ही नहीं रहेगी। कुछ इस तरीके से ही है। और इस चीज पे जो एक्टर कम्युनिटी है हॉलीवुड की, वो भी इस पे आपत्ति जता रही है कि भैया अगर ऐसा होगा तब तो एक्टिंग वगैरह हम लोगों का कोई काम ही नहीं रहेगा। तो ये एक प्रकार से ह्यूमन राइट भी है, एक्टर का राइट भी है कि भैया हम काम करें, हमारी ओरिजिनलिटी रहनी चाहिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट कितना लाओगे, उसी से एक्टिंग करा लोगे, सब कुछ करा लोगे, तो हमारा मतलब क्या? हमने इतनी मेहनत करके आज इस मुकाम पे पहुंचे, उसका मतलब क्या? तो उसमें बड़े बड़े लोग भी शामिल हुए हैं, इवन के ओपनहाइमर के जो भी स्टार कास्ट हैं, रॉबर्ट डॉनी जूनियर या फिर किलियन मर्फी या फिर जो हीरोइन है, वो सभी इसमें शामिल हो गए हैं। यहाँ तक कि प्रीमियर में पे भी नहीं आए थे, ओपनहाइमर की प्रीमियर पे भी वो लोग नहीं गए, बल्कि वो लोग हड़ताल में चले गए। ठीक है। तो कुछ लोग कह सकते हैं कि भैया गीता, इधर भागवत गीता का अपमान किया, उधर ये बवाल चालू हो गया। खैर, ये टेक्नोलॉजी है। और एआई जिस तरीके से हो रहा है, अ, इसके विषय में आपको बताऊं, नेटफ्लिक्स पे एक वेब सीरीज का 6वां सीजन आया था। एंथोलॉजिकल वेब सीरीज है। उसमें एक एपिसोड था जिसका नाम था जॉन इज ऑफुल। ठीक है, जॉन इज ऑफुल। उसमें जिस तरीके से दिखाया गया था, नेटफ्लिक्स मतलब वो हर एपिसोड में एक कहानी बताता है ब्लैक मिरर में। तो उसमें जो दिखाया है कि नेटफ्लिक्स का एक अल्टरनेटिव दिखाया गया है, जिसमें कि वो लोग एक ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करते हैं जिसमें कि हाँ, कैरेक्टर का फेस मैपिंग करके वो लोग उसी से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एआई के द्वारा एक्टिंग करवाते हैं, और एक्टर का कोई काम ही नहीं रहता। वो तो केवल एक कल्पना मात्र थी फिल्म में, लेकिन ये रियलिटी हो गई है, और इसीलिए वो एक्टर लोग विरोध कर रहे हैं। तो इस तरीके से भी चीजें हो रही हैं। तो कह सकते हैं कि भैया ये कॉन्सिक्वेंसेस है, परिणाम है। और थोड़ा सा कमेंट देख लेता हूँ क्या है। और नागर भाई कह रहे हैं ओपनहाइमर की भागवत गीता वाली क्लिप में मिल जाएगी। मिल जाएगी भाई, ओपनहाइमर की भागवत गीता वाली क्लिप मिल जाएगी। और अगर आप मेरी बातों में को थोड़ा सा भी विश्वास करते हैं, तो आप इतना समझ लीजिए। शायद उस टाइम पे मैं जब बता रहा था इस विषय में तो मेरी आवाज कट रही थी, तो मैं आप लोगों को दोबारा बता देता हूँ कि फिल्म के 20 या 25 मिनट बाद एक दृश्य आता है जिसमें, अच्छा, ओपनहाइमर का कम्युनिस्ट एंगल भी दिखाया गया है। ओपनहाइमर को के ऊपर जो कार्रवाई होती है, जिसमें एक प्रकार से उनका कोर्ट मार्शल वगैरह या फिर जो उनके से पूछताछ होती है कि भैया तुम जासूस तो नहीं हो, फलाना ढिमकाना, उन सब चीजों का भी स्क्रीनिंग, मतलब कभी पास्ट, कभी प्रेजेंट, तो कभी मिडिल टाइम, ये सभी का खिचड़ी करके दिखाया है। वो एक प्रकार से एक खूबसूरती ही है क्रिस्टोफर नोलन के डायरेक्शन की। फिलहाल तो उसमें दिखाया गया है कि उनकी जो एक प्रेमिका रहती है वो घोर कम्युनिस्ट रहती है। गर्लफ्रेंड, उनकी जो गर्लफ्रेंड रहती है वो घोर कम्युनिस्ट रहती है, और उसी के साथ जब वो प्रेम संबंध में आते हैं, तो वो भी थोड़ा सा कम्युनिस्ट विचारधारा से थोड़ा ज्यादा ही प्रभावित होने लगते हैं, और कम्युनिस्ट ग्रुपों में एक्टिव होने लगते हैं। तो उसी दरमियान में दिखाया गया है, फिल्म के 20 या 25 मिनट के शुरुआत में ही दिखाया गया है कि वो और उनकी प्रेमिका का एक अंतरंग दृश्य चलता है। एक अंतरंग सीन दिखाया गया है फिल्म में, जिसमें कि उनकी जो प्रेमिका है वो पूरी तरह से वस्त्रहीन है। और वो जहाँ जिस कमरे में अकेले वो दोनों रहते हैं, तो वहां पे एक बुक शेल्फ रहती है, उसमें कई सारी किताबें रखी रहती हैं।
तो वो प्रेमिका उठ के जा वो जो गर्लफ्रेंड रहती है उनकी, वो उठ के जाती है और उसमें से एक किताब निकालती है। और वो कहती है कि ये क्या, कौन सी किताब है? तो वो कहता है कि ये संस्कृत है। मतलब वो कहती है कि इसमें कौन सी भाषा है? तो कहते हैं कि ये संस्कृत भाषा है। तो वो कहती है कि ये किस बारे में है? तो हाँ अच्छा, वो उसे पहले खोलती है किताब को और अपनी छाती पे रखती है और ओपनहाइमर के सामने रखती है और कहती है कि इसमें क्या लिखा है? तो वो कहते हैं कि इसमें लॉर्ड विष्णु के बारे में लिखा है। लॉर्ड विष्णु कुछ कह रहे हैं, मतलब कुछ बताते हैं कि लॉर्ड विष्णु ऐसा ऐसा कह रहे हैं। तो वो कहती है कि नहीं नहीं, ये नहीं, ये वाला श्लोक पढ़ो, ये वाली लाइन पढ़ो। तो ओपनहाइमर कहते हैं इंग्लिश में कुछ ऐसा ही कहते हैं कि नाउ आई एम बिकम द डिस्ट्रॉयर इन दिस वर्ल्ड, कि मैं अब इस दुनिया का संहारक हूँ, काल बन गया हूँ, इस तरीके से। और जिस टाइम पे वो ये बात कहते हैं उसी टाइम पे उनके अंग विशेष में उत्तेजना आ जाती है और वो जो उनकी गर्लफ्रेंड है वो उनके अंग विशेष को अपने अंग विशेष में ले लेती है। और वो दृश्य कितना गंदा दिखता है कि क्या बताऊं। पूरा दृश्य यही है जिसपे कि मुझे बड़ी सबसे ज्यादा आपत्ति है। हालांकि उसके बाद भी गीता का एक जगह पे और कोट किया गया है, जब बम का सफल परीक्षण हो जाता है और बम के आग के गोले दिखते रहते हैं पूरे वातावरण में। तो उस आग को देखकर ओपनहाइमर कहते हैं, अपने में ही खुद से ही बड़बड़ाते हैं कि नाउ आई एम द बिकम द डिस्ट्रॉय इन दिस वर्ल्ड। इस तरीके से वो बोलते हैं इंग्लिश में कि भैया मैं इस उसका काल बन गया हूँ, संहारक बन गया हूँ, इस तरीके से। तो वहां पे वो चीज ठीक लगती है जो दूसरी बार दिखा। लेकिन पहली बार दिखाने का सेंस ही मुझे समझ में नहीं आता कि औचित्य क्या था। भैया तुम दिखाते ही ना, तुम जिक्र ही ना करते, वो ज्यादा सही था। कहीं पे भी जिक्र ना करते, ना अच्छा ना बुरा। तो इस तरीके से चीजें थी। और हाँ, ओपनहाइमर के बारे में कहूँ तो ओपनहाइमर में शायद अब जाके वो जो भागवत गीता का जो सीन है उसे कट कर दिया गया है इंडिया में। ठीक है, इंडिया में, केवल इंडिया में कट कर दिया गया है, लेकिन पहले उसे जस का तस ही पास कर दिया था सेंसर बोर्ड ने। अब पता नहीं सेंसर बोर्ड वाले कौन सा नशा फूक के बैठते हैं, उनको समझ में नहीं आया कि भैया इस तरीके से लोगों की भावनाएं आहत होंगी। उन्होंने उसको अ, पास कर दिया। बाद में जब देखा कि भैया थोड़ा बहुत विरोध हो रहा है, तब वो लोगों ने वो सीन को कट कर दिया। फिर कट करके सिनेमा हॉल में अब थोड़ा सा एडिटेड वर्जन आ रहा है जिसमें कि वो जो गंदे सीन हैं उनको सेंसर कर दिया गया है। तो ये सब था। अब सेंसर बोर्ड की थू भी थोड़ी सी हुई सोशल मीडिया वगैरह पे। तो सेंसर बोर्ड थोड़ा सा सचेत हुआ। फिर उसके बाद जब ओ माई गॉड 2 आई जेहादी कुमार की, तो उसमें उन्होंने शायद 20 कट लगाए हैं, जैसा मैंने अ, इसके विषय में सुना है कि 20 कट लगाए हैं। तो बस मित्रों, आज का हमारा ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर ये बातचीत आप लोगों को पसंद आई हो तो इसे कम से कम 5 मिनट का समाधान देते हुए अपनी मित्र मंडली में शेयर अवश्य करें। हो सकता है आपके एक शेयर से हमारा कोई भाई या बहन इनकी सच्चाई से अवगत हो जाए। आप में से जो कोई भी भाई बहन अगर सामर्थ्यवान हैं और मुझे मेरे इस कार्य में सहयोग करना चाहते हैं तो उन सभी का हार्दिक आभार एवं अभिनंदन है। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माँ भारती।